स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के? स्टार्ट करते हैं चंद कुरानी आयात से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, हम IFRS 9 पढ़ रहे थे। IFRS 9 में हमने फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इन सारी बेसिक बातों के बाद हमने शुरू की थी अकाउंटिंग डेरिवेटिव की, और बातें शुरू की थी हमने हेजिंग की। तो डेरिवेटिव की अकाउंटिंग डिस्कस कर लेने के बाद हमने हेजिंग की बातें शुरू की थी, और हेजिंग में दो लफ्ज सीखे थे, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड हेज आइटम। तो एक एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दोबारा वही नजर आ रही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। जी बोले। वही करते हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो एक एग्जांपल यूं मैंने बयान की थी कि हमें डॉलर चाहिए। बच्चों, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, थैंक यू। एग्जाम्पल कुछ यूं थी कि हमारे पास, हमने कुछ डॉलर खरीदने हैं फ्यूचर में। तो हमें ये रिस्क है कि डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, तो हमने एक एग्रीमेंट कर लिया डीलर के साथ कि हमें फलां डेट को इतने डॉलर चाहिए। तो जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता रहा, मेरी लायबिलिटी बढ़ती रही। मैंने एक मशीन खरीदी थी जिसकी मैंने पेमेंट कर दी थी, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ती गई। तो जैसे जैसे मेरी लायबिलिटी बढ़ती गई, लायबिलिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ा था। लेकिन डॉलर का रेट बढ़ने से मुझे फॉरवर्ड एग्रीमेंट में बेनिफिट भी होना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस हुआ, अब वही बात कर रहा हूं आज एक नए तरीके से। जैसे जैसे हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस हुआ, वैसे वैसे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन हुआ। नाउ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेज आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में फर्क आपको पता है? तो फिर मैं रिपीट करता हूं, हेज्ड आइटम मेरा पेएबल, मेरा पेएबल पेएबल्स हैं जी मेरे $1000 के, जो कि 155 के हिसाब से मैंने रिकॉर्ड किए थे कभी। ये देखें, आपकी स्क्रीन की क्रेडिट साइड पे एंट्री नजर आ रही है। मशीन डेबिट की थी 155,000 से, पेएबल को क्रेडिट किया था 155,000 से। तो मेरे पेएबल बढ़ ना जाए, मुझे ये रिस्क है। मैंने पेएबल को हेज किया। तो हेज्ड आइटम क्या है? पेएबल। तो जैसे जैसे मेरे हेज आइटम के ऊपर मुझे लॉस हो रहा है, यानी कि मेरे पेएबल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मुझे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन हो रहा है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है, तो मुझे उसके ऊपर गेन हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना हेज आइटम के ऊपर लॉस हो, इतना ही हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन हो। लेकिन काफी हद तक बिल्कुल ऐसी है जैसे खुदा ना खास्ता गाड़ी का लॉस होता है, थेफ्ट या एक्सीडेंट होता है, तो जितना आपको लॉस हो इतना ही इंश्योरेंस क्लेम मिले जरूरी नहीं है। मिल भी सकता है उतना, या उससे थोड़ा कम भी मिल सकता है। तो सेम ऐसे ही कि आपको हेज्ड आइटम के ऊपर जितना लॉस हुआ, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उतना ही गेन हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कि 30 जून को मुझे हेज्ड आइटम के ऊपर 4000 का लॉस हुआ। ये एंट्रीज मैं मेरे फोकस में है और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही है। मुझे 4000 का हेज्ड आइटम यानी कि पेएबल के ऊपर लॉस हुआ, और मुझे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 2500 का गेन हुआ। तो गेन 2500 का हुआ है, लॉस 4000 का हुआ है। तो चले काफी हद तक मेरा लॉस कवर हो गया। लेकिन अगले पीरियड में 30 सितंबर को जितना मुझे हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस हुआ, उतना ही हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन।
जी सिर्फ कुछ सेकंड दीजिएगा, आवाज बेहतर करने लगा। जी अब मेरी आवाज कैसी आ रही है? पहले जैसी है कि पहले से बेहतर है? अब मेरी आवाज कैसी है? बेहतर है पहले से? पहले से बेहतर है? बेहतर है ना? बेहतरीन है। श्योर, मैं स्क्रीन को जूम करता हूँ। ये देखें, जूम करने के बाद ऐसे अब ठीक है। अगेन आई रिपीट, जितना हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस हुआ उतना हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन हुआ। ये 30 सितंबर की बात कर रहा हूँ। पिछले पीरियड में 30 जून में जितना हेज आइटम के ऊपर लॉस हुआ था उतना हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन नहीं हुआ। तो मैं अगर ओवरऑल गेन लॉस कैलकुलेट करूँ ना, हेज आइटम के ऊपर ओवरऑल मुझे कितना लॉस हुआ, ओवरऑल यानी कि जब से मैंने हेज करवाया है, तो मुझे हेज आइटम के ऊपर मुझे टोटल लॉस हुआ है 5000 का, और मुझे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर टोटल गेन हुआ है 3500 का। ठीक है, इसको कहते हैं हेज इफेक्टिवनेस। हेज कितना इफेक्टिव रहा है? हेज इफेक्टिवनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉस ऑन हेज्ड आइटम डिवाइडेड बाय गेन ऑन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका अल्टरनेट वे है एक, गेन ऑन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय लॉस ऑन हेज्ड आइटम। यानी कि दोनों तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों की तरीकों से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। पहले तरीके से, ये चलिए दूसरा तरीके से देखें। हेज्ड आइटम के ऊपर, सॉरी, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन कितना है? 3500 का। हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस कितना है? 5000 का। तो ये इफेक्टिवनेस आती है 70%, मेरा ख्याल है 70%। अगर इस तरीके से कैलकुलेट करता तो हेज आइटम के ऊपर लॉस है 5000 और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन है 3500। ये कैलकुलेट करें तो ये आती है 5000 डिवाइड बाय 3500, 1.42, यानी कि 142%, 143% हम कह सकते हैं। तो दोनों तरीकों से हेज इफेक्टिवनेस कैलकुलेट की जा सकती है। अब आईएफआरएस 9 कहता है ऐसी सूरत में हेज अकाउंटिंग नहीं होगी। हेज अकाउंटिंग नहीं होगी, हेज इफेक्टिवनेस होनी चाहिए थी 80% से लेके 125 तक, इस रेंज में होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए 80 से लेके 125% तक। तो दोनों देखें, जब अगर मैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन ऊपर रखूंगा, लॉस नीचे रखूंगा, तो ये आंसर 100 से कम आएगा। अगर मैं इसको उलट कर दूं, लॉस ऑन हेज आइटम ऊपर रखूंगा, गेन नीचे रखूंगा, जैसे मैंने ऊपर किया, तो फिर आंसर 100 से ज्यादा आएगा। तो ये बात आईएफआरएस 9 को पता थी, इसलिए उसने ये लिखी कि इफेक्टिवनेस 80 से लेके 125 की रेंज में होनी चाहिए। अगर 80 से 125 की रेंज में हेज
इफेक्टिवनेस है तो हेजिंग की अकाउंटिंग होगी, अदरवाइज हेजिंग की अकाउंटिंग नहीं होगी। अब हेजिंग की अकाउंटिंग है क्या, ये उस दिन हमने डिस्कस किया कि हेजिंग की अकाउंटिंग ये है कि आप बैलेंस शीट में पेएबल को और फॉरवर्ड एग्रीमेंट एक एसेट को अलग-अलग लिखेंगे, एसेट अलग, लायबिलिटी अलग, लेकिन प्रॉफिट लॉस में आप हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के गेन और हेज आइटम के लॉस को आपस में नेटिंग कर देंगे। इसी को कहते हैं हेज की अकाउंटिंग। तो हेज अकाउंटिंग क्या चीज है? गेन और लॉस की नेटिंग करना प्रॉफिट लॉस में, हेज आइटम के ऊपर गेन और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लॉस। देखिए, आपको सुनने में शायद लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो दोबारा सुन लें। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन और हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस, ये तो हमने एग्जांपल में देखा है, लेकिन उलट भी हो सकता है। हेज्ड आइटम के ऊपर गेन हो सकता है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लॉस हो सकता है। ये लाजमी है कि एक के ऊपर गेन होगा, दूसरे के ऊपर लॉस होगा। तो ये गेन और लॉस प्रॉफिट लॉस में जाके नेट होने हैं। कब होने हैं? जब मैं हेज अकाउंटिंग करूं। और अगर हेज अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो फिर ये गेन और लॉस प्रॉफिट लॉस में नेट नहीं होंगे। तो नेट नहीं होंगे तो क्या होगा? जब हेज की अकाउंटिंग नहीं होगी तो क्या होगी? लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हमने पढ़ा था डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टैंड अलोन डेरिवेटिव और एक डेरिवेटिव होते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। सुने, अगर हेज इफेक्टिवनेस 80 to 125 ना हुई तो आईएफआरएस 9 कहता है कि ये समझा जाएगा कि आपने ये डेरिवेटिव हेजिंग के लिए लिए ही नहीं थे। ये कैसी हेजिंग है कि आप उसको इफेक्टिवनेस 80 से लेके 125 तक नहीं बना रहे, इफेक्टिवनेस सिर्फ 60% है, 70% है। इसका मतलब है ये हेजिंग, ये डेरिवेटिव आपने हेजिंग पर्पस के लिए लिए ही नहीं, या ये डेरिवेटिव इस रिस्क को पूरा कवर नहीं कर रहे, तो इसको हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मानेंगे ही। तो फिर क्या मानेंगे? जिस डेरिवेटिव को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे उस डेरिवेटिव को क्या मानेंगे? फिर स्टैंड अलोन डेरिवेटिव। और स्टैंड अलोन डेरिवेटिव की अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि स्टैंड अलोन डेरिवेटिव को हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं और गेन लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक और सादा तरीके से मैं इस बात को समझाता हूँ। मैंने एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट लिया है, मैंने एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट लिया है। किस लिए लिया है? ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। तो मुझे बताएं बच्चों, इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? इसको हम फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और गेन लॉस कहां लेके जाएंगे? प्रॉफिट लॉस में। इसको स्टैंड अलोन डेरिवेटिव कहेंगे, इसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? मेरी इंटेंशन क्या थी? प्रॉफिट कमाना। इज इट क्लियर बच्चों? ये बात क्लियर, पहली बात क्लियर है। मैं 3 स्टेप में ये बात समझाऊंगा। पहली बात ये है कि मैंने ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट खरीदे ही इसलिए है कि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, स्पेकुलेटिव पर्पस। मुझे नहीं चाहिए डॉलर, मुझे कोई रिस्क था ही नहीं, एम ही खरीद लिए मैंने ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसकी अकाउंटिंग होगी, इसको फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और गेन लॉस कहां ले जाएंगे? प्रॉफिट लॉस। दूसरी बात, मैंने फॉरवर्ड एग्रीमेंट लिए हैं किसी रिस्क को हेज करने के लिए, किसी रिस्क को हेज करने के लिए। मुझे एक रिस्क था, मेरे पेबल बढ़ ना जाए, मुझे रिस्क था, मैंने फॉरवर्ड एग्रीमेंट ले लिए। अब फॉरवर्ड एग्रीमेंट मैंने स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए नहीं खरीदे, रादर मैंने ये खरीदे हैं हेजिंग करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हेज इफेक्टिवनेस 80 से 125 के दरमियान नहीं आ रही, तो भी आईएफआरएस 9 कहता है अब भी आप हेज अकाउंटिंग नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? वही स्टैंड अलोन डेरिवेटिव वाली अकाउंटिंग। यानी कि अब भी मैं इस डेरिवेटिव को, इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट को फेयर वैल्यू पे मेजर करूंगा और गेन लॉस कहां ले जाऊंगा? प्रॉफिट लॉस। ये दूसरा सिनेरियो था। तीसरा सिनेरियो, मैंने फॉरवर्ड एग्रीमेंट खरीदे हैं हेजिंग पर्पस के लिए और
किस्मत से हेज इफेक्टिवनेस 80 से लेके 125 के दरमियान आ रही है। हाँ, अब IFRS 9 कहता है आप हेज की अकाउंटिंग करेंगे। अब जरमीना गौर से सुन रहे हैं, जरमीना या जुनैरा ने क्वेश्चन पूछा था कि हेज इफेक्टिवनेस अगर आ रही है 80 टू 125 की रेंज में, अब हेज अकाउंटिंग होगी तो हेज अकाउंटिंग है क्या? हेज अकाउंटिंग में बस इतना करना है कि मैचिंग कर देनी है। मैचिंग, ये मैचिंग क्या होती है कि हेज आइटम का गेन और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का लॉस, या हेज आइटम का लॉस और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन प्रॉफिट लॉस में जाके नेटिंग कर देनी है। तो हेज अकाउंटिंग में सिर्फ एक काम हम जो करते हैं, जो कि नॉर्मल डेरिवेटिव की अकाउंटिंग में नहीं करते, वो ये कि हेज अकाउंटिंग का गेन, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का लॉस, या हेज आइटम का लॉस और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन आपस में ऑफसेट कर देते हैं, कॉन्ट्रा कर देते हैं, नेट कर देते हैं। हाँ, अगर हेज अकाउंटिंग ना करें तो फिर हेज आइटम का गेन और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का लॉस अलग अलग से प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो हेज अकाउंटिंग बस इतनी सी है कि गेन और लॉस को नेट करते हैं। किसका गेन किसका लॉस? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन, हेज आइटम का लॉस, या हेज आइटम का लॉस और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन, इसको प्रॉफिट लॉस में ऑफसेट करना, नेटिंग करना, इसको कहते हैं हेज अकाउंट। जी बच्चों, क्लियर? अच्छा, ये मैंने कुछ 3-4 दफा ये बात कर दी कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, हेज आइटम के ऊपर जब लॉस होगा, हेज आइटम के ऊपर जब लॉस होगा तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन होगा। अब इसको भी समझें कि ऐसा कब होगा कि हेज आइटम के ऊपर गेन हो और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लॉस हो जाए। तो इसी एग्जांपल को जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, सिर्फ रेट चेंज करूंगा। रेट 159 के बजाय 152 हो जाता, 160 के बजाय 150 हो जाता। तो बच्चों, आगे कैलकुलेशन किए बगैर सिर्फ इतनी बात को समझें। मैंने फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया डीलर के साथ, यार मुझे ना आप इस तरह करना, मैंने डीलर को ये कहा कि मुझे ना 156 का डॉलर दे देना, मुझे $1000 चाहिए। उसने कहा डन हो गया। लेकिन ये एग्रीमेंट करने के बाद डॉलर का रेट हो गया 152, मेरे पेएबल इनिशियली रिकॉर्डेड है 155,000 और डॉलर का रेट कम हो गया। डॉलर का रेट कम होने से मुझे बताया मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? डॉलर का रेट कम होने से मेरी लायबिलिटी कम हुई कि बढ़ी? जी हरियम, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा जुबानी, सिर्फ जुबानी कुछ सवालों का जवाब दे दें। कम होगी? नहीं राफे, कम होगी। डॉलर का रेट कम होने से, डॉलर का रेट हो गया 152, 150, 148, 147, मेरी लायबिलिटी कम होती जाएगी। जितना जितना डॉलर का रेट कम होगा मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। कम हो गई ना? लायबिलिटी का कम होने का मतलब क्या है? मेरे हेज आइटम के ऊपर गेन होना शुरू हो गया। लायबिलिटी कम होगी तो गेन होगा। लायबिलिटी डेबिट, गेन क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट, गेन क्रेडिट। हेज्ड आइटम के ऊपर गेन होगा, हेज्ड आइटम के ऊपर गेन होगा, लेकिन उलट हो जाएगा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लॉस होगा। कैसे? जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, कम हो रहा है 152, बट आई एम बाउंड टू बाय एट 156। ले जी, फॉरवर्ड एग्रीमेंट तो दर्द सर बन गया। मुझे 152 वाला डॉलर 156 पे खरीदना पड़ेगा, तो मुझे फॉरवर्ड एग्रीमेंट पे तो लॉस हो रहा है। डॉलर का रेट कम होने पे मुझे फॉरवर्ड एग्रीमेंट पे लॉस हो रहा है। तो मुझे फॉरवर्ड एग्रीमेंट, यानी कि फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्या था? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लॉस हो रहा है। जमीना ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉर्मली 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली होते 1 साल तक के हैं। लेकिन 1 साल से ज्यादा आप कहें कि नहीं हो सकते, ये भी गलत है। 1 साल से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की रेंज में होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। ले बच्चों, आई रिपीट, हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस होगा तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन होगा।
हेज्ड आइटम के ऊपर गेन होगा तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लॉस होगा। एक के ऊपर गेन, एक के ऊपर लॉस आपस में एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस कम से कम 80 और मैक्सिमम 125% होनी चाहिए। ठीक है, तो हेज अकाउंटिंग कब होगी और हेज अकाउंटिंग कब नहीं होगी? दोबारा आ जाते हैं, हम डिस्कशन कर रहे थे इनिशियल जहां से हमने स्टार्ट की थी कि डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैंड अलोन और एक होते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों, हेज अकाउंटिंग करने के लिए हम डेरिवेटिव की हेज अकाउंटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हेज अकाउंटिंग के लिए कंडीशंस हैं कुछ। कंडीशंस फॉर हेज अकाउंटिंग। पहली कंडीशन है हेज इफेक्टिवनेस की मस्ट बी 80 to 125%। ये पहली कंडीशन है, मैक्सिमम 125। ये सर अगर इससे ज्यादा होगी ना तो आईएफआरएस 9 कहता है इसका मतलब है फिर ये कैसी हेजिंग है जिसमें आपको लॉस फॉर एग्जांपल 100 का हो रहा है और गेन 200 का हो रहा है। वो कहता है फिर हमें आपकी नीयत पे शक होगा कि आपने ये डेरिवेटिव हेजिंग के लिए खरीदा ही नहीं है। मतलब लॉस हो रहा है हेज आइटम के ऊपर 100 का और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन हो जाए 140 का, 150 का, 200 का, इसका मतलब है आपने वो डेरिवेटिव खरीदा ही प्रॉफिट कमाने के लिए था, तो फिर भी हेज अकाउंटिंग नहीं होगी। ये इसी रेंज में होनी चाहिए। हाँ हाँ, राव का ना बड़ा मासूमाना क्वेश्चन है कि ये गेन और लॉस सेम क्यों नहीं होते? यार, आग से बचने के लिए ना हम फायर एक्सटिंग्विशर या पानी यूज करते हैं। अगर आग लगेगी तो हमने इस रिस्क से बचने के लिए ना फायर एक्सटिंग्विशर लगवाए हैं बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए तो नहीं लगवाए थे कि इससे आग मजीद बढ़ाएंगे हम। राव साहब, आपने हेजिंग किस लिए की थी कि अगर हेज आइटम के ऊपर लॉस होगा तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन उसको कंपेंसेट कर देगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? आपने इसका मतलब है एग्रीमेंट ही गलत किया होगा कि आपको हेज आइटम के ऊपर भी लॉस हो और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी लॉस हो। तो इसका मतलब है आपने हेजिंग तो नहीं की, आपने तो बेवकूफी की। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे जहां पे आपको आग लगने का खतरा था, आपने वहां पे पेट्रोलियम भी ज्यादा रख दिया कि आग लगे तो फिर चौखी लगे। तो आप हेजिंग करते कैसे हैं? जहां आपको रिस्क हो कि यहां लॉस होगा, उसी रिस्क को कवर करने के लिए आप फॉरवर्ड एग्रीमेंट या फ्यूचर एग्रीमेंट लेंगे। अच्छा, जीरो होना चाहिए ना? नहीं, ये जीरो जरूरी नहीं है। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि खुदा ना खास्ता एक सिंपल सी एग्जांपल में जितने की गाड़ी का एक्सीडेंट हो उतना लॉस, जितना लॉस हो इतना ही इंश्योरेंस क्लेम मिले, जरूरी नहीं। तो हेज्ड आइटम का लॉस और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन दोनों एक ही प्रोपोर्शन से मूव हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो अगर जितना मुझे लॉस हो हेज आइटम के ऊपर उतना ही हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन हो जाए, तो इसको कहेंगे हेज इफेक्टिवनेस 100% है। तो 100% हो जाए तो क्या ही बात है, ना गेन ना लॉस, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर सिचुएशन में जितना हेज आइटम के ऊपर लॉस हो उतना ही हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन हो जाए, जरूरी नहीं है। तो लॉस और गेन सेम प्रोपोर्शन के अंदर मूव नहीं करते। ठीक हो गया?
हाँ जी हाफिज नुमान, अगर ये रेंज इस रेंज में होगी तो हेज अकाउंटिंग होगी, अदरवाइज हेज अकाउंटिंग नहीं होगी। अच्छा, हेज अकाउंटिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर स्टैंड अलोन डेरिवेटिव वाली अकाउंटिंग होगी। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन ये है कि हेज अकाउंटिंग की हेज लाजमी तौर पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जिसके अंदर स्पेसिफाइड हो क्या कि हेज्ड आइटम क्या है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, रिस्क क्या है। ठीक है, तो सारा कुछ क्लियर हो। मतलब मैं आपको ना, अगेन मैं गाड़ी की इंश्योरेंस की बार बार इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि बात आसानी से समझ आ जाए। बच्चे ये हो सकता है मैं इंश्योरेंस कंपनी वाले को कहूँ मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, तो यार किसी एक गाड़ी की मैंने इंश्योरेंस करवानी है। गाड़ियां 10 है वैसे मेरे पास, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार, एग्जाम्पल सोचने में क्या हर्ज है। 10 गाड़ियां हैं, BMW, मर्सिडीज बेंज, लैम्बोर्गिनी, मतलब लंबी लंबी छोड़ने में क्या हर्ज है, ख्याली पुलाव बनाने में क्या अर्थ है। एक गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हमें तो कोई एतराज नहीं है, आप एक की कराएं, दो की कराएं, जिसकी मर्जी कराएं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि किस गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएंगे। मैं कहा ये नहीं मैं बता रहा, बस एक गाड़ी की इंश्योरेंस। वो कहेगा यार ये क्या बात हुई, इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर मेंशन करना है गाड़ी नंबर कौन सी है। होंडा है, टोयोटा है, उसका गाड़ी नंबर क्या है, उसका कलर क्या है, उसका चेसिस क्या है, उसका इंजन क्या है। नहीं, ये क्यों मेंशन करना चाहते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को हम पूछ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली कहेगी यार हम इतने बेवकूफ तो नहीं है कि आप एक गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लें। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में हो होंडा और आपकी गाड़ी का लॉस हो जाए बीएमडब्ल्यू का, तो आप आके कहें बीएमडब्ल्यू की गाड़ी की इंश्योरेंस कराई थी मैंने, या जो गाड़ी की मैंने इंश्योरेंस कराई थी समझो कि वो बीएमडब्ल्यू, अब इसका क्लेम दे दो। ऐसा तो नहीं होगा। आप चले, मैं कहता हूँ आपके पास सारी की सारी होंडा सिटी हो 10 की 10 और सारी की सारी वाइट हो, क्या तब भी आप गाड़ी का नंबर मेंशन किए बगैर इंश्योरेंस करवा सकते हैं? नहीं। गाड़ी नंबर 1 की इंश्योरेंस आपने फॉर एग्जांपल कराई थी और खुदा ना खास्ता गाड़ी नंबर 2 का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम देंगे? नेवर, कभी भी नहीं देंगे। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर बकायदा मेंशन करेंगे कि कौन सी गाड़ी, होंडा सिटी कौन सी वाली, वाइट वाली, कौन सा मॉडल 2020, लेट्स से इस तरह की तो आपके पास 10 गाड़ियां हैं। उसके ऊपर मजीद मेंशन करेंगे कि इसका इंजन नंबर क्या है, इसका चेसिस नंबर क्या है, ताकि जिस गाड़ी की इंश्योरेंस की जा रही है उसी गाड़ी का अगर लॉस होगा तो क्लेम मिलेगा, किसी और गाड़ी का लॉस होगा तो क्लेम नहीं मिलेगा। यू नीड टू स्पेसिफाई कि कौन सी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा ना। या वो कहेगा चलो ठीक है यार रैंडम कोई गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेते हैं और किसी एक गाड़ी का नुकसान होगा तो मैं आपको क्लेम कर दूंगा। ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी ऑफर नहीं करा सकती। ऐसे ही होगा ना बच्चों। इसी तरह आईएफआरएस 9 कहता है कि आपके मल्टीपल पेएबल्स हैं, मल्टीपल रिसीवेबल्स हैं। आपने एक मशीन भी खरीदनी है, उसके लिए भी डॉलर चाहिए। आपने कुछ गाड़ी भी खरीदनी है, उसके लिए भी डॉलर चाहिए। आपने कुछ पेमेंट्स भी करनी है केमिकल के लिए, केमिकल खरीदना है आपको, इन्वेंट्री खरीदनी है, उसके लिए भी डॉलर चाहिए। बस आपको डॉलर चाहिए, बहुत सारे डॉलर चाहिए। मशीन खरीदी है उसकी पेमेंट करनी है, केमिकल खरीदने हैं उसकी पेमेंट करनी है। इवन हमारे फॉरेन सप्लायर हैं उनको पेमेंट करनी है, या फॉरेन एम्प्लॉयज हैं उनको हमने सैलरीज पे करनी है, तो हमें हर किसी को डॉलर पे करना है। तो डॉलर का मुझे रिस्क था, मैंने एवं ही हेजिंग करवा ली। किसकी? बस डॉलर का रेट बढ़ने का हमें खतरा है। लेकिन आपने मेंशन नहीं किया कि कौन से पेबल की आपने इंश्योरेंस करवाई है, कौन से पेबल की आपने हेजिंग करवाई। तो जब तक ये चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगी, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट पे लिखा हो कि मेरे वो फला पेबल जो मैंने मशीन के अगेंस्ट पेबल आ रहे हैं, जो मैंने मशीन खरीदी थी उसके पेबल का रिस्क है मुझे, और रिस्क क्या है कि डॉलर बढ़ ना जाए, रेट बढ़ ना जाए। इस रिस्क को कवर करने के लिए मैंने फला फॉरवर्ड एग्रीमेंट किया है। तो जब तक ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा हेज अकाउंटिंग की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, मतलब
ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे मशीन के पेबल भी थे, मैंने सप्लायर को पेमेंट करनी थी वो पेबल भी थे, और मैंने सैलरीज पे करनी थी वो भी पेबल थे, तीनों डॉलर में थी। तो आज मैंने जब फॉरवर्ड एग्रीमेंट किया डीलर के साथ, तो मेरे माइंड में था वो जो मशीन के सप्लायर है ना, उसकी पेमेंट के लिए मैंने हेजिंग की है। लेकिन बाद में पता चला मशीन की पेमेंट तो हमने की नहीं, तो हमने उस फॉरवर्ड एग्रीमेंट को सेटल कर दिया एम्प्लॉयज को सैलरी में। तो ऐसा अलाउड नहीं है। आपको क्लियर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में कि आपने किस चीज का रिस्क हेज करवाया, हेजिंग आइटम क्या है, हेज इंस्ट्रूमेंट क्या है, हेज आइटम क्या है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, और रिस्क क्या था। ठीक हो गया बच्चों? तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो हेजिंग की अकाउंटिंग होगी। अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही, उसके बावजूद आपके पास कोई डेरिवेटिव है, तो उसको स्टैंड अलोन डेरिवेटिव समझा जाएगा और उसकी अकाउंटिंग स्टैंड अलोन डेरिवेटिव की होगी। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, चले आगे। चलो, जबरदस्त। ले बच्चों, अब हम पढ़ते लगे टाइप्स ऑफ हेजेस। टाइप्स ऑफ हेजिंग। टाइप्स ऑफ हेजिंग बच्चों वैसे तो तीन तरह की है, लेकिन हम दो तरह की डिस्कशन करेंगे। एक होती है फेयर वैल्यू हेज, एक होती है कैश फ्लो हेज, एक होती है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन ऑपरेशन कहने। इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा फोकस है दो, फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू हेज एंड कैश फ्लो हेज? आई नीड योर फुल अटेंशन। फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज का फर्क समझने के लिए ये डिस्कशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डिस्कशन अगर समझ आ गई, आज का लेक्चर अगर आपको समझ आ गई, तो समझ लें आपको हेजिंग समझ आ गई। हाँ राफे, आवाज इसलिए नहीं आ रही, मैं बोल नहीं रहा। अब मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी, नहीं है बोलूंगा तो नहीं आएगी। ये बड़ी नेचुरल सी चीज है, बोले तो आवाज आती है, ना बोले नहीं आती। हाफिज नोमान, आप ये मुझे कह रहे हैं किसी और को कह रहे हैं? कहते हैं, जब आप खामोश होते हैं हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अरे वाह, यानी कि जब मैं बोलता हूँ तो तुम्हारी धड़कनें रुक जाती हैं? हाँ, कैसे बात शुरू करूं, कैसे कहूं, कैसे बताऊं कि फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज में क्या फर्क है? तो बच्चों सुने, आज आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अकाउंटिंग से रिलेटेड। इतनी बेसिक बात है, लेकिन आपने आज तक गौर नहीं किया होगा इस बात को। मतलब ज्यादातर बच्चों ने नहीं किया होगा, कुछ हो सकते हैं मेरे ना हो, बल्कि जीनियस हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे मेरी तरह के ही होंगे जो इतना टेक्निकली नहीं सोचते। एक होता है ट्रांजैक्शन का होना,
एक होता है उसका सेटल होना। जैसे मैंने मशीन खरीदी, ये ट्रांजैक्शन है। मैंने उसके बाद उसकी पेमेंट भी कर दी, ये सेटलमेंट है। हो सकता है ट्रांजैक्शन हुई हो जनवरी में, सेटलमेंट हो रही हो अगस्त में। ठीक है। मैंने शेयर खरीदे मार्च में, ये ट्रांजैक्शन है। उन शेयर्स को बेच दिया नवंबर में, ये सेटलमेंट है। मैंने आपको लोन दिया, ये ट्रांजैक्शन है। आपसे लोन वापस ले लिया जो दिया हुआ था अक्टूबर में, ये सेटलमेंट है। तो ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट में फर्क है ना। यानी कि सेटलमेंट का मतलब है खाता क्लियर हो जाना। ठीक है बच्चों। और ठीक है, ऐसे ही है ना। अब एक और बात का जवाब दें। ट्रांजैक्शन हो जाए और उसके बाद सेटलमेंट भी हो जाए, है? सनी कह रहे भैया, अनोनिमस अटेंडी, तो सुने। ट्रांजैक्शन हो जाए उसके बाद सेटलमेंट भी हो जाए तो क्या पेएबल रिसीवेबल, क्या कोई पेएबल रिसीवेबल, क्या कोई फाइनेंशियल एसेट बैलेंस शीट में आएगा? सोचें जरा, सोचें। ट्रांजैक्शन हुई उसके बाद सेटलमेंट भी हो गई, तो क्या कोई फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी बैलेंस शीट में आएगी? नहीं आएगी। शाहताज अली खान हमें बताएं एसेट कैसे आएगा। शाहताज अली खान कहते हैं जी एसेट तो आएगा, हमें बता दें, हम मान जाएंगे आपको। ट्रांजैक्शन होने के बाद सेटलमेंट भी होगी तो एसेट कैसे आएगा? फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूँ। मशीन तो चले आएगी, मशीन खरीदी उसके बाद सेटलमेंट कर दी, मशीन तो बैलेंस शीट में आएगी, वो तो आती रहेगी अगले 5 साल तक, 10 साल तक, जब तक उसकी लाइफ। लेकिन क्या कोई पेबल रिसीवेबल आएगा? शाहताज अली खान, कोई फाइनेंशियल आइटम आएगा या फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी? हाँ, अब बात आपको समझ आई ना, फाइनेंशियल एसेट नहीं आएगा। जी ग्रेट शाहताज अली खान। तो मतलब क्या है बच्चों? अब नए एंगल से बात, आपने कभी पता नहीं इस तरह सोचा हो कि ना सोचा हो, कि बैलेंस शीट में हमेशा पेबल रिसीवेबल तब आते हैं जब ट्रांजैक्शन हो जाए लेकिन सेटलमेंट ना हुई हो। जब ट्रांजैक्शन हो जाए और सेटलमेंट ना हुई हो। ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद, सेटलमेंट होने से पहले, बैलेंस शीट बनेगी, तो बैलेंस शीट में पेबल रिसीवेबल आएंगे। 1 मिनट बच्चों, अगर मैं बैलेंस शीट यहां पे बनाऊं, मतलब ट्रांजैक्शन डेट हुई थी पता नहीं कब थी, सेटलमेंट डेट पता नहीं कब थी, मैं बैलेंस शीट इस पोजीशन पे जाके बनाऊं इस डेट पे, तो मुझे बताएं क्या बैलेंस शीट में पेबल रिसीवेबल आएंगे इस डेट पे? नहीं आएंगे। अच्छा बच्चों, क्या इस डेट पे आएंगे? इस डेट पे भी नहीं आएंगे। अच्छा बच्चों, क्या इस डेट पे आएंगे? हाँ, इस डेट पे आएंगे। तो लेट्स से ये थी कोई जनवरी का महीना, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, और ये जून है। मैं जून में बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो कोई पेबल रिसीवेबल नहीं आ रहे होंगे सेटलमेंट के बाद। मैं जनवरी में बनाऊंगा तब भी कोई पेबल रिसीवेबल नहीं। तो पेबल रिसीवेबल कब आएंगे? अगर मार्च में बनाता हूं, यानी कि ट्रांजैक्शन के बाद लेकिन सेटलमेंट से पहले। ट्रांजैक्शन के बाद सेटलमेंट से पहले
मेरी बैलेंस शीट में पेबल भी आएंगे, रिसीवेबल भी आएंगे। पेबल के रिसीवेबल सोचें, अगर सेल की एग्जांपल दूं, मैंने सेल की है, ट्रांजैक्शन हुई है, पैसे अभी नहीं आए, सेटलमेंट का मतलब है पैसे अभी नहीं आए, तो रिसीवेबल है। अगर मैं परचेज की बात करूं, मैं ट्रांजैक्शन कर चुका हूं, यानी कि चीजें परचेज कर चुका हूं, सेटलमेंट नहीं हुई, यानी कि मैंने पैसे अभी तक नहीं दिए, तो मेरी बैलेंस शीट में पेबल आएंगे। ठीक है, पेबल रिसीवेबल आएंगे, इन दोनों में से कोई आएगा। ट्रांजैक्शन होने के बाद और सेटलमेंट होने से पहले मेरी बैलेंस शीट में लाजमी तौर पे कोई ना कोई फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी। और इस दौर में अगर हेजिंग हो जाए तो उसको फेयर वैल्यू हेज कहेंगे। क्या बात है। इस दौर में ट्रांजैक्शन होने के बाद, सेटलमेंट होने से पहले अगर कोई हेजिंग होगी तो उसको क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू हेज। मतलब मैं आपको एक और सादा गाड़ी की एग्जांपल में बार बार देता हूँ ताकि बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बच्चों, गाड़ी की इंश्योरेंस कब करवाते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद और एक्सीडेंट होने से पहले। ट्रांजैक्शन के बाद, एक्सीडेंट से पहले, ऐसे ही है ना। क्या ऐसा हो सकता है गाड़ी खरीदने से पहले इंश्योरेंस करवा लूं? ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है कि एक्सीडेंट होने के बाद इंश्योरेंस करवा लूं? ये भी नहीं हो सकता। तो गाड़ी की इंश्योरेंस कब करवाएंगे आप? गाड़ी खरीदने के बाद, ट्रांजैक्शन होने से पहले, सेटलमेंट, यानी कि चलिए सेटलमेंट के लिए यहाँ पे लफ्ज मैं चेंज कर रहा हूँ, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने से पहले। इंश्योरेंस तो तभी कराएंगे ना, तो इंश्योरेंस की जगह यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ हैजिंग। आप हैजिंग कब करवाएंगे? ट्रांजैक्शन होने के बाद, सेटलमेंट होने से पहले। ट्रांजैक्शन हो गई, पेबल रिसीवेबल आपकी बैलेंस शीट में आ रहे हैं। अब आपको रिस्क है कि कहीं पेएबल बढ़ ना जाए या रिसीवेबल कम ना हो जाए, आपने हैजिंग करवा ली। अभी सेटलमेंट नहीं हुई, अगर सेटलमेंट हो ही चुकी होती तो हैजिंग करवाने की क्या जरूरत है फिर? तो हैजिंग कब हो रही है? ट्रांजैक्शन होने के बाद और सेटलमेंट होने से पहले। तो ऐसी हैजिंग को कहते हैं फेयर वैल्यू हैज। इज इट क्लियर? इसका मतलब कुछ और भी निकलता है, इसका एक मतलब और भी निकलता है। यानी कि यूं कहें कि फेयर वैल्यू हैज तब होती है जब बैलेंस शीट में कोई फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी अपेयर हो रहा हो, नजर आ रहा हो, है ना। भाई गाड़ी आपकी नजरों के सामने मौजूद होगी तो इसकी इंश्योरेंस होगी ना। गाड़ी आपकी नजरों के सामने मौजूद होगी तो इंश्योरेंस होगी। या गाड़ी खरीदने से पहले इंश्योरेंस करवाई है आपने? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मैंने गाड़ी खरीदनी है 2 महीने बाद, उसकी इंश्योरेंस करवा लूं जाके अभी से? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। गाड़ी मेरे सामने है, गाड़ी मेरे सामने है और गाड़ी मेरी बैलेंस शीट में है। वैसे गाड़ी की एग्जांपल दे रहा था बात समझाने के लिए, अब सुने। पेएबल या रिसीवेबल मेरी बैलेंस शीट के अंदर है, मौजूद है, उनकी हेजिंग करवा रहा हूं, तो इसको फेयर वैल्यू हेज कहते हैं। इसको फेयर वैल्यू हेज क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे रिस्क है इसकी फेयर वैल्यू बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए। अगर लाइबिलिटी है तो रिस्क है कि इसकी फेयर वैल्यू बढ़ ना जाए। अगर रिसीवेबल है तो इसके ऊपर मुझे रिस्क है कि इसकी फेयर वैल्यू कहीं कम ना हो जाए। तो फेयर वैल्यू उसकी देखी जाती है जो आइटम मेरी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता हो, जो आइटम मेरी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता हो, जो आइटम मेरी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता हूं, मुझे उसके ऊपर रिस्क है उसकी फेयर वैल्यू कम ना हो जाए या बढ़ ना जाए। लाइबिलिटी के लिए हम कहते हैं फेयर वैल्यू बढ़ ना जाए, एसेट के लिए हम कहते हैं फेयर वैल्यू कहीं कम ना हो जाए। मतलब कहीं एसेट के ऊपर ये रिस्क होता है कि फेयर वैल्यू कहीं बढ़ ना जाए, और बढ़ जाए अच्छी बात है। क्या लाइबिलिटी के ऊपर ये रिस्क होता है कि उसकी फेयर वैल्यू कम ना हो जाए तो अच्छी बात है। हमें रिस्क होता है एसेट के ऊपर कि उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, और लाइबिलिटी के ऊपर होता है कि इसकी वैल्यू कहीं बढ़ ना जाए। ठीक है।
तो मेरी बैलेंस शीट में पेएबल या रिसीवेबल नजर आ रहे हैं और मुझे ये रिस्क है इसकी वैल्यू बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए, दोनों के लिए इकट्ठा बोल रहा हूँ, एसेट लायबिलिटी के लिए। तो उसकी मैं हेजिंग करवाऊंगा तो वो कहलाई जाएगी फेयर वैल्यू हेज। क्लियर बच्चों? क्लियर? अब कैश फ्लो हेज सुनिएगा, कैश फ्लो हेज सुनिएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब अपने कान खोल के देखिएगा और आंखें खोल कर सुनिएगा। यानी कि कुछ ऐसा हो कि मैं गाड़ी खरीदने से पहले उसकी इंश्योरेंस करवा लूं, ट्रांजैक्शन होने से पहले मुझे डर है मैंने फलां चीज खरीदनी है। खिजर, मुझे आपने ना ब्रेक मेरी लगा दी, मैं जो बात डिस्कस कर रहा था आप उसको साइड पे रख देते हैं। रिसीवेबल का हेज क्यों नहीं हो सकता? रिसीवेबल का हेज पता क्या होता है? मुझे डॉलर मिलने हैं और मुझे डर है कि डॉलर का रेट कम ना हो जाए, तो रिसीवेबल की वैल्यू कम ना हो जाए, मुझे ये रिस्क है। मैं डीलर को जाके कहता हूँ मैं आपको डॉलर बेचना चाहता हूँ, कितने का खरीदोगे? वो कहेगा डन करो, 165 का मुझे दे देना। अब डॉलर जितना मर्जी कम हो जाए मुझे कोई नुकसान नहीं हो, मैं डीलर को 165 का डॉलर बेचूंगा। अब चाहे डॉलर 140 का भी हो जाए, मेरा रिस्क हेज हो गया। तो रिसीवेबल को हेज कर सकते हैं, जिस तरह पेबल को हेज करते हैं रिसीवेबल को भी हेज करते हैं। ठीक है खिजर? अरे ओ खिजर, लिसन अगेन। टेम्पो तोड़ दिया था अभी, ट्रांजैक्शन नहीं की मैंने। मैं सोच रहा हूं आज 22 जून है, मैं ना सितंबर में चीजें इंपोर्ट करूंगा या एक्सपोर्ट करूंगा। 30 जून मेरा ईयर एंड है। 30 जून पे मुझे बताएं क्या मेरी बैलेंस शीट में कोई पेएबल या रिसीवेबल है कोई पेएबल या रिसीवेबल? मैं अभी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करूंगा, ट्रांजैक्शन अभी हुई नहीं है, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले मुझे ये डर लगा हुआ है। अभी इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करने से पहले मुझे ये डर लगा हुआ है डॉलर का रेट बढ़ ना जाए। और मैंने डीलर से एक एग्रीमेंट किया, मुझे डॉलर कितने का दोगे? तो उसने कहा 165 का डन करते हैं। बच्चों वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए आपके साथ हुआ क्या है। ट्रांजैक्शन से पहले आपने हेजिंग करवा ली, हेजिंग करवा ली। क्या हेज्ड आइटम यानी कि पेएबल या रिसीवेबल आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है? आपने 22 जून को ही एग्रीमेंट कर लिया है, ईयर एंड पे आप 30 जून पे बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्या 30 जून को हेज्ड आइटम क्या था? पेएबल या रिसीवेबल? चले पेएबल की बात कर लेते हैं। आपने इंपोर्ट करनी है पेएबल, क्या आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। क्यों? अभी ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। एनोनिमस अटेंडी कहां से एग्जिस्ट करता है मुझे बताएं? बैलेंस शीट में आपका पेएबल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अभी ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है। ट्रांजैक्शन तो कर दी मैंने सितंबर में, लेकिन मैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर चुका हूं 22 जून को। मैं रिपीट करता हूं अपनी एग्जांपल को। 22 जून को मैंने इरादा किया मैंने फलां चीज इंपोर्ट करनी, तो मुझे किसी ने बताया कि यार डॉलर महंगा होने वाला है, तो मैं आज ही डीलर के पास गया और उसके साथ फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया। फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया क्यों? मैंने मशीन खरीदनी है, मैंने चीज इंपोर्ट करनी है और डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, तो मुझे एक रिस्क था, मैंने इसको हेज कर लिया। अभी ट्रांजैक्शन की नहीं है, ट्रांजैक्शन से पहले, ट्रांजैक्शन की नहीं है अभी, और उससे पहले मैं हेजिंग कर चुका हूं। क्या मेरी बैलेंस शीट में कोई पेएबल या रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। ये पेएबल इनफैक्ट क्या होना था? हेज्ड आइटम। हेज्ड आइटम आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता। जी एनोनिमस अटेंडी, आपका मसला हल हुआ।
दोबारा ये स्क्रीन पे ना ये डेट्स को देखें जो मैंने लिखी हुई थी। ट्रांजैक्शन डेट है फॉर एग्जांपल फरवरी, मैं जनवरी को कोई एग्रीमेंट कर लेता हूँ फॉरवर्ड एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन होने से पहले, तो क्या बैलेंस शीट में मेरा कोई पेएबल रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है जनवरी की? अगर मैं बैलेंस शीट देख, अगर जनवरी की बैलेंस शीट बनाई जाए तो क्या पेएबल रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है? बच्चों जवाब दें इसका, जवाब दें, चाहे साफ जवाब दे दें। तो मेरा पेएबल रिसीवेबल कोई एग्जिस्ट नहीं करता। कोई पेएबल रिसीवेबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चों ये बिल्कुल ऐसे ही है कि गाड़ी है नहीं, इंश्योरेंस करवा लिया आपने, अभी गाड़ी खरीदी नहीं है, इंश्योरेंस करवा दी, तो ये हैजिंग अलाउड है, इस हैजिंग की अकाउंटिंग अलाउड है, लेकिन इसको कहेंगे कैश फ्लो हैज। हाँ, अहमद इजाज ने बड़ा मजे का क्वेश्चन पूछा कि इस पे कंडीशन पूरी नहीं हो रही हैज की। अच्छा, अहमद इजाज और शेख अब्दुल राफे, कंडीशन आपके सामने दोबारा रख देता हूं, कौन सी कंडीशन पूरी नहीं हो रही बताएं? कौन सी कंडीशन पूरी नहीं हो रही बताएं? ये दोनों कंडीशन आपकी स्क्रीन पे हैं। सेकंड, अहमद इजाज ने कहा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्यों हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते कि मैंने फला मशीनरी खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है $1000 की, $1000 पे करना है, उसके ऊपर मुझे रिस्क है कि डॉलर का रेट बढ़ना जाए। क्या हेज्ड आइटम मैंने स्पेसिफाई कर दिया इस डॉक्यूमेंट के ऊपर? मुझे रिस्क क्या है वो स्पेसिफाई कर दिया, उसके लिए मैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की फॉरवर्ड एग्रीमेंट ले रहा हूं, ये भी हो गया। तो अब्दुल राफे, पहले अब्दुल राफे का जवाब दे दूं कि भाई कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब रेहान खान की बात का जवाब देते हैं। हेज इफेक्टिवनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो हेज में? हेज इफेक्टिवनेस चाहे फेयर वैल्यू हो चाहे कैश फ्लो हेज हो, दोनों में एस्टिमेट की बेस पे कैलकुलेट की जाती है कि हमें लगता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इतना गेन और इतना लॉस होगा, तो हेज इफेक्टिवनेस तो कैलकुलेट एस्टिमेट के ऊपर बेस की जाती है। मतलब हम पहले से अंदाजा लगाते हैं कि कितना गेन या कितना लॉस हो सकता है, तो हेज इफेक्टिवनेस वाली कंडीशन भी पूरी हो सकती है जनाब। अरे यार, गाड़ी की हेजिंग होती भी नहीं है राफे, गाड़ी की तो इंश्योरेंस होती है। मैं सिर्फ जहां जहां मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी ना समझाने के लिए की, गाड़ी के लिए आप कभी भी हेजिंग का वर्ड यूज नहीं करते, वो तो इंश्योरेंस होती है। तो मैं तो गाड़ी की बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि बात को समझा जा सके कि जिस तरह गाड़ी की इंश्योरेंस होती है ना, तो पेएबल रिसीवेबल की हेजिंग होती है। सिर्फ इसलिए मैं गाड़ी का बार बार नाम लेता था। तो आप पेएबल को मेंशन कर सकते हैं कि मैंने जर्मनी से फला बंदे से $1000 की मशीन खरीदनी है और मुझे ये डर है कि डॉलर का रेट बढ़ना जाए। तो ये सारी चीजें मैं अगर डॉक्यूमेंट कर लूं, तो मैंने हेज्ड आइटम को भी स्पेसिफाई कर दिया, रिस्क को भी स्पेसिफाई कर दिया और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी स्पेसिफाई कर दिया, तो कंडीशन तो मीट हो गई कंडीशन मीट। रेहान फिर सुन लें, हमें ये कंडीशन किस दिन चेक करनी है? पहले दिन जब से अकाउंटिंग हमने करनी है। इफेक्टिवनेस हमने कब की कैलकुलेट करनी है? पूरी लाइफ की, पूरी लाइफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की जो पूरी लाइफ है, तो हमने उसकी इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करनी है। तो इफेक्टिवनेस एस्टिमेट की बेस पे कैलकुलेट करते हैं कि हमें लगता है कि पूरी ओवरऑल हेजिंग के पीरियड में इतना गेन या इतना लॉस होगा। लॉस होगा 100 का, गेन होगा 110 का, तो इफेक्टिवनेस होगी 110%। ये सारा हमारा एस्टिमेट होता है। तो एस्टिमेट की बेस पे हम ये कंडीशन चेक करते हैं। जी रेहान, आपको जवाब मिल गया। लेकिन बच्चों,
ये जो हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, कंडीशन फॉर हेज अकाउंटिंग, ये फेयर वैल्यू हेज की कंडीशन थी। अब पढ़ेंगे कंडीशन फॉर हेज अकाउंटिंग, कैश फ्लो हेज की। कैश फ्लो हेज की कंडीशन इससे डिफरेंट है। तीसरी कंडीशन का इजाफा हो गया, ट्रांजैक्शन इज हाईली प्रोबेबल, यानी कि ट्रांजैक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक ये नहीं है कि मैं सोच रहा हूं कि मशीन खरीद लूं। जरमीना, आपकी अंग्रेजी मुझे समझ नहीं आई, अपना क्वेश्चन तो दोबारा पूछें। एस्टिमेट जरूरी है कि एक्यूरेट होंगे? जरमीना, आपने तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग से है। हमारी अकाउंटिंग ना 50% एस्टिमेट की बेस के ऊपर होती है। हम तो दिसंबर में जब बिजली का बिल भी रिकॉर्ड करते हैं तो एस्टिमेट के ऊपर करते हैं। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी जब कैलकुलेट करते हैं तो एस्टिमेट की बेस पे करते हैं। हम इन्वेंट्री की एनआरवी भी लेते हैं तो एस्टिमेट की बेस पे लेते हैं। हम एसेट की रेजिडुअल वैल्यू भी डिटरमिन करते हैं तो एस्टिमेट की बेस पे करते हैं। हम एसेट की यूजफुल लाइफ भी सोचते हैं तो एस्टिमेट लगाते हैं। हम एसेट का डेप्रिसिएशन का मेथड भी लेते हैं तो एस्टिमेट लेते हैं। हम एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो वो भी एस्टिमेट के बेस पे होता है। हम एसेट की फेयर वैल्यू लेते हैं तो वो भी एस्टिमेट होता है। हमारी तो आधी 50% अकाउंटिंग एस्टिमेट के ऊपर करती है। आज अकाउंटिंग के अंदर ये चेंज आ जाए कि एस्टिमेट कभी भी नहीं लेंगे, एक्चुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारी अकाउंटिंग के आधे स्टैंडर्ड तो वहीं पे डिलीट हो जाएंगे। और एस्टिमेट्स कभी भी एक्यूरेट नहीं होते, कभी भी मौत जाती तौर पे एक्यूरेट हो सकते हैं। आपने सोचा था 10 साल चलेगा एसेट, वो तो हो सकता है 11 साल बाद भी आपको लगे कि यार नहीं, अभी 2 साल और चला सकते हैं, या आपको 7 साल बाद लगे यार ये तो डेड हो गया। आपने सोचा था इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू 50,000 होगी, लेकिन हो सकता है एक्चुअल 70,000 हो। आपने सोचा था कि बिजली का बिल 10,000 आएगा, लेकिन हो सकता है 10,200 रुपए आ जाए। आपने सोचा था 3% डेटर बैड होंगे, लेकिन वो हो सकता है 5% हो। आपने सोचा था इन्वेंट्री की एनआरवी 70 रुपए होगी, लेकिन हो सकता है वो 72 हो। ये सारे एस्टिमेट्स हैं। तो एस्टिमेट तो कभी एक्यूरेट होते ही नहीं है। तो हमारी आधी अकाउंटिंग, मतलब हम कहते हैं अकाउंटिंग के दो पिलर हैं, एक अकाउंटिंग एस्टिमेट, एक अकाउंटिंग पॉलिसी। एक पिलर को भी खींचेंगे ना आप, अकाउंटिंग धड़म करके नीचे गिर जाएगी। एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती एस्टिमेट्स के बगैर। जी राफे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग इज 50% बेस्ड ऑन एस्टिमेट। तो किसने कह दिया कि एस्टिमेट का एक्यूरेट होना जरूरी है? नेवर। एस्टिमेट, वो एस्टिमेट ही क्या जो एक्यूरेट हो, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। एस्टिमेट्स हम हमेशा कोशिश करते हैं नियर टू एक्यूरेट हो, एक्यूरेट तो कभी भी नहीं होते, मौत जाती तौर पे एक्यूरेट हो सकते हैं। जी जरमीना, दोबारा सुन लें, ये जो इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करते हैं ये भी हम एस्टिमेट्स लेते हैं कि क्या इसकी इफेक्टिवनेस 80 टू 125 के दरमियान होगी कि नहीं होगी। यस जिशान। देखिए जरमीना, मुझे एक सवाल का जवाब दे। मैंने सोचा था 3% डेटर बैड होंगे, 3% प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी, और बाद में पता चला कि 3% तो बैड नहीं हुए, एक्चुअल 4% हो गए, तो क्या करूंगा? रिमेनिंग 1% को अगले साल में रिकॉर्ड करूंगा। हम ऐसा बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंटिंग के बचपन से। तो जब हमें लगता था कि हेज इफेक्टिवनेस होगी, हमने हेज की अकाउंटिंग की। अगले साल में हमें लगा कि हेज इफेक्टिवनेस अब इस रेंज में नहीं है, अब अगले साल में हेज की अकाउंटिंग नहीं होगी।
ठीक हो गया दरमीना? मिल गया जवाब, हर सवाल का जवाब मिल गया ना? क्यों मिल गया ना जवाब? ये चीज तो सुने, फिर सुने, ट्रांजैक्शन इज हाईली प्रोबेबल। एक ये बात है कि जी मैं सोच रहा हूं कि यार मशीन खरीदूं, और इसी सोच के ऊपर मैंने फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर दिया, तो ये थर्ड कंडीशन मीट नहीं हुई, क्योंकि ट्रांजैक्शन हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या है? हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या है? कि मैंने ऑर्डर कर दिया हो या ऑर्डर करने का मुकम्मल सोच लिया हो, ये चीज अप्रूव हो गई हो, मुकम्मल इरादा है। ये नहीं कि अभी हम सोच रहे हैं खरीदे ना खरीदे। नहीं नहीं सर मीना, मैं डांटता हूँ, बच्चे महसूस ही नहीं करते। ठीक है ना? तो सुने, ट्रांजैक्शन हाईली प्रोबेबल होना जरूरी है। अच्छा, ये कंडीशन फेयर वैल्यू हेज में क्यों नहीं थी? सोचे ना, फेयर वैल्यू हेज में ये कंडीशन क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? ये कंडीशन फेयर वैल्यू हेज में क्यों नहीं है, कैश फ्लो हेज में ही है? क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ हाफिज नुमान, ये हुई ना बात। रेहान क्या बात है, बिल्कुल सही। फेयर वैल्यू हेज तो कहते ही उसी हेज को है जो ट्रांजैक्शन होने के बाद हो, इसलिए वहां पे ये कंडीशन नहीं है कि ट्रांजैक्शन इज हाईली प्रोबेबल। तो बच्चों ये जुबानी अब आपको याद रहना चाहिए कि फेयर वैल्यू हेज की कंडीशन दो है, कैश फ्लो हेज की कंडीशन तीन है। एक इजाफी कंडीशन है कैश फ्लो हेज में। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूं कि फेयर वैल्यू हेज ट्रांजैक्शन होने के बाद लेकिन सेटलमेंट होने से पहले होती है, लेकिन कैश फ्लो हेज ट्रांजैक्शन होने से भी पहले होती है। ट्रांजैक्शन होने से पहले हेजिंग होगी तो वो कैश फ्लो हेज होगी। क्लियर? और क्लियर है? 5 मिनट का ब्रेक लें असर की नमाज के लिए। मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं।
जी आ जाए। थैंक यू जी। बच्चों करें स्टार्ट, कंटिन्यू करें। जी बच्चों, मैं ना कैश फ्लो हेज की कंडीशन के हवाले से एक बात क्लियर कर दूं। हालांकि मैंने 2-3 दफा पहले भी एक बच्चे के जवाब में दी है, बात की है, लेकिन एक दफा फिर क्लियर कर दूं कि कैश फ्लो हेज जब करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और उसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन होगा कि हेज्ड आइटम क्या है। यानी कि हेज्ड आइटम हमें नजर तो आ रहा है, एग्जिस्ट तो करता है कि मैंने एक मशीन खरीदनी है, उसका पेएबल अराइज होना है ट्रांजैक्शन होने से पहले। ये हेज्ड आइटम आइडेंटिफाइड तो है लेकिन हमारी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता। पेएबल है तो नहीं ना इस वक्त हमारी बैलेंस शीट में, तो हमारी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट ना करना एक अलग चीज है, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करता है। यानी कि आइडेंटिफाई तो हम कर सकते हैं ना उसको कि फ्ला पेएबल अराइज होगा फ्यूचर में जब मैं मशीन खरीदूं, तो आइडेंटिफाई मैं कर सकता हूँ उस हेज्ड आइटम को, लेकिन वो उसको मैं अपनी बुक्स में मेरी है नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह से कह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है ना? जवाब दें। अच्छा बच्चों, फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग आपको दोबारा याद कराऊं कि जैसे जैसे हमें हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस होगा, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन होगा, ये गेन और लॉस प्रॉफिट लॉस में जाके नेट हो जाएंगे। हेज अकाउंटिंग होती यही है, इसी को तो कहते हैं हेज अकाउंटिंग। ये हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन होगा तो ये आपस में नेट हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है हेज्ड आइटम के ऊपर गेन हो रहा हो, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लॉस हो, इन बोथ केसेस गेन एंड लॉसेस विल बी नेट। ठीक है, लेकिन कैश फ्लो हेज के अंदर मसला ये है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन तो होगा, हेज आइटम के ऊपर लॉस नहीं होगा। क्यों? हेज आइटम हमारी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी वैल्यू बढ़ने से या उसकी वैल्यू कम होने से हमें ना कोई गेन होगा ना कोई लॉस। ठीक है ना हाफिज साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बच्चों एक चीज मेरी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती, ना पेबल ना रिसीवेबल, तो उसके बढ़ने, जमीना रिपीट कर रहा हूं, मेरी बैलेंस शीट में पेबल एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके बढ़ने का मुझे नुकसान होगा? नहीं होगा। ना ही उसके कम होने का मुझे कोई फायदा होगा। मतलब बैलेंस शीट में कोई गेन या लॉस रिकॉर्ड या प्रॉफिट लॉस में मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा हेज्ड आइटम के ऊपर। क्यों? हेज्ड आइटम मेरी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी फेयर वैल्यू बढ़ने से गेन या उसकी फेयर वैल्यू कम होने से लॉस मैं रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं, वो आइटम ही मेरी बैलेंस शीट में नहीं है, वो आइटम मेरी बैलेंस शीट में है ही नहीं, उसकी छागल में आबे लम्स नहीं, उस मेरी बैलेंस शीट में वो हेज्ड आइटम ही नहीं। तो हेज्ड आइटम के ऊपर गेन लॉस कैसे आ सकता है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? लेकिन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट तो हमने ले लिया, फॉरवर्ड एग्रीमेंट तो हमने कर लिया, इसके ऊपर तो गेन या लॉस आएगा। तो हेज्ड आइटम के ऊपर गेन लॉस नहीं है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन या लॉस आना शुरू हो गया।
तो नेटिंग कैसे करें? नेटिंग तो कर नहीं सकते। हेज अकाउंटिंग का मतलब ही ये था कि नेटिंग करेंगे, तो कैसे करें? नेटिंग तो कर नहीं सकते। क्या करें फिर? कोई हेल्प बताएं। ये बात समझ आ गई कि चैलेंज क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ये बात सबको समझ आ गई। हेज्ड आइटम के ऊपर गेन या लॉस हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन या लॉस रिकॉर्ड करना है, चले करना है तो फिर नेटिंग कैसे करें? जी हाफिज नुमान को समझ आई है, बाकियों को भी समझ आई ये बात? चले, जिनको अगर समझ नहीं आई या जिनको समझ आई भी है, वो भी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ बात को समझे। 100% नेटिंग कैसे होगी भैया? अरे भैया, और क्या कह रहे हो भैया? कैश फ्लो हेजिंग की एग्जांपल मैं देने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो हेज। बस ये एग्जाम्पल समझ आ गई तो समझे हेजिंग आ गई आपको। नहीं, वो एस्टिमेशन की बेस पे तो होगी, उसकी अकाउंटिंग कहाँ होगी? कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में? ये मैं पूछ रहा था। चलें आप एग्जाम्पल को देखिए। ABC लिमिटेड plans to import a machine of 1000 USD at 1st October 2020. Approve कर दी this import on 1st April 2020 to hedge foreign currency risk. It agreed to with dealer to buy $1,000 at PKR 165 each on 1st October. It paid rupees 500 as initial cost for this agreement. PKR per dollar are as follows. 30th June year end, $168 का है 20 को। 1st October
2020 को जिस दिन मशीन खरीदी 170 का डॉलर। ये एक एग्जांपल है, इसको नोट फरमा लें आप, फिर इसको सॉल्व करता हूं। जी बच्चों, नोटेड। चलो अब देखें ये डिफरेंट डेट्स पे क्या एंट्रीज पास होंगी। 1 अप्रैल को जब मैंने ये एग्रीमेंट लिया तो मेरा फॉरवर्ड एग्रीमेंट एक फाइनेंशियल एसेट है। आप इसको फाइनेंशियल एसेट कह लें, फॉरवर्ड एग्रीमेंट कह लें। आप इसको रिकॉर्ड करेंगे 500 का। आपने कैश पे कर दिया 500। आपने इनिशियली 500 का खरीदा था ना ये। तो एट 30 जून आपको लगेगा कि जैसे ये स्टैंड अलोन डेरिवेटिव है, क्योंकि हेज्ड आइटम तो है नहीं। तो स्टैंड अलोन डेरिवेटिव में क्या करते थे, गेन लॉस को कहां ले जाते थे, प्रॉफिट लॉस में। लेकिन ऐसा नहीं करना। 30 जून 20 को चले पहले तो कैलकुलेशन करें ना, एंट्रीज को बाद में देखते हैं। मुझे 168 वाला डॉलर 165 का मिलना है। मुझे 3 रुपए का फायदा होना है पर डॉलर। तो मुझे 3000 का बेनिफिट होगा पीकेआर। तो ये पीकेआर 3000 रुपए वर्थ है फॉरवर्ड एग्रीमेंट की। मैंने ऑलरेडी कितने का रिकॉर्ड किया हुआ, 500 का। तो मुझे कितना गेन हुआ, जल्दी से बताएं कितना गेन हुआ, 2500 का। 2500 का गेन हुआ ना। कैसे, 3000 का ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट है, मैंने कितने का रिकॉर्ड किया हुआ ऑलरेडी, 500 का। तो 2500 का गेन हो गया। ठीक हो गया। अब बच्चों अगर ये इंटेंशन, इरादा हैजिंग ना होता, इरादा हैजिंग ना होता तो 2500 का गेन कहां जाना था। ये 2500 का गेन कहां जाना था। प्रॉफिट लॉस में। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, जी बिल्कुल ठीक कहा। और अगर ये फेयर वैल्यू है जो थी तो भी गेन प्रॉफिट लॉस में जाना था, लेकिन फिर एक काम इजाफी होता कि ये गेन लॉस हेज आइटम के गेन लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता, मैचिंग कंसेप्ट। तो वहां पे इनकी मुलाकात हो जाती, हेज आइटम के गेन लॉस की और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की गेन लॉस की वहां मुलाकात होती, नेटिंग हो जाती। ठीक है। अब क्या करें, ये स्टैंड अलोन डेरिवेटिव तो है नहीं, प्रॉफिट लॉस में जाएगा नहीं, और हेजिंग है लेकिन हेज्ड आइटम के ऊपर गेन लॉस तो हुआ नहीं। तो इसकी नेटिंग कैसे करवाएं प्रॉफिट लॉस में जाके। इसकी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की गेन लॉस की
हेज आइटम के गेन लॉस के साथ मुलाकात कैसे करवाएं प्रॉफिट लॉस में? नेटिंग कैसे हो सकती है? प्रॉफिट लॉस में हेज आइटम का गेन लॉस तो आना नहीं है, क्योंकि हेज आइटम तो हमारी अकाउंट्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑडियो इज नॉट कमिंग, ऑडियो इज गोइंग पक्का। इनफ्लिक्स हॉट, इनफ्लिक्स जो भी है, इनफिनिक्स, ऑडियो इज नॉट कमिंग। कहां से नहीं आ रही ऑडियो? मेरी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तो सुने, ये टेम्पो तोड़ देते हैं मेरा। हाँ जी, तो सुने, अगर ये होता स्टैंड अलोन डेरिवेटिव तो 2500 जाता प्रॉफिट लॉस में। अगर ये होता फेयर वैल्यू हेज तो ये गेन जाता प्रॉफिट लॉस में, लेकिन हेज आइटम के गेन लॉस के अगेंस्ट नेट ऑफ हो जाता। लेकिन ना ये रहा इधर का, ना ये रहा उधर का, ना ये प्रॉफिट लॉस में अकेला जा सकता है स्टैंड अलोन डेरिवेटिव की तरह, क्योंकि ये तो हेजिंग है। और ना ही ये फेयर वैल्यू हेज की तरह नेट हो सकता है, क्योंकि हेज आइटम का, देखिए हमने इसकी मुलाकात करवानी है हेज आइटम के। ये मुलाकात का लफ्ज जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको, इसकी गहराई को समझे। मुलाकात का लफ्ज क्यों बोल रहा हूँ? ये हेजिंग, सॉरी, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन है, तो हेज आइटम का लॉस प्रॉफिट लॉस में आएगा, तो ये दोनों वहां जाके आपस में नेट हो जाएंगे। मैचिंग कंसेप्ट, मुलाकात, मैचिंग, ठीक है ना? लेकिन बच्चों, अब क्या करें? इस गेम को हम कहेंगे थोड़ी देर कॉरिडोर में खड़े होकर वेट करो, जब तक, मेरी वर्डिंग को बड़े गौर से सुनिएगा, ये कंसेप्ट को समझाने के लिए बड़ी अच्छी वर्डिंग है। हम कहेंगे ऐसे गेम को कॉरिडोर में खड़े होकर वेट करो, जब तक हेज्ड आइटम का गेन लॉस आ नहीं जाता, मुलाकात नहीं हो सकती। तो कॉरिडोर का मतलब क्या है? कि हम इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट को 2500 से डेबिट तो करेंगे, लेकिन हम गेन प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट करने के बजाय ओसीआई में क्रेडिट कर देंगे। ओसीआई में क्रेडिट करने का मतलब है इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहे हैं कॉरिडोर में, जब तक प्रॉफिट लॉस में हेज्ड आइटम का गेन लॉस आ नहीं जाता, इसको उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करेंगे। इसकी मैचिंग होनी है हेज्ड आइटम की गेन लॉस के अगेंस्ट। लेकिन हेज्ड आइटम चूंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, तो हेज्ड आइटम के ऊपर गेन या लॉस अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब वो गेन लॉस रिकॉर्ड होगा उसके अगेंस्ट की हम मैचिंग करवा देंगे। ठीक हो गया बच्चों? चले आगे। ले जी, वो दिन आ गया, मुलाकात का दिन, 1 अक्टूबर, जब हमने वाकई मशीन खरीद ली। मशीन डेबिट, मशीन डेबिट, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि कैश कितना क्रेडिट करूं? रेहान देखते जाओ होता क्या है, 2 मिनट सब्र कर लो। जी बच्चों, कैश कितना क्रेडिट करूं पहले तो ये बताएं। ऊपर वाला डाटा दोबारा देख लें। कैश कितना क्रेडिट होगा ये बताएं। कैश कितना क्रेडिट होगा? कैश, किसी ने कहा 165, किसी ने कहा 170। शायद दोनों ठीक है, शायद दोनों ही ठीक है, हो सकता है दोनों ही ठीक हो। एवरेज, एवरेज तो बिल्कुल ही गलत है अहमद इजाज।
मुझे समझ नहीं आ रही, मैं 165 वालों की बात मानूं कि 170 वालों की? टॉस कर ले। चले 170 वालों की मान लेता हूँ। लेकिन 170 वालों जरा गौर करें, 170 वालों अब जरा गौर करें, मैंने डॉलर किस लिए, सॉरी एग्रीमेंट किस लिए खरीदा था? मैंने डीलर के साथ ये एग्रीमेंट क्यों किया था कि मुझे डॉलर 165 का मिले? तो आज वो फॉरवर्ड एग्रीमेंट फिर मैं उसको बेच के कितने का बेचूंगा? आज फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ देखें कितनी है। आज फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ देखें कितनी है। मुझे 170 वाला डॉलर 165 का मिल रहा है, कितने का? 5,000। मुझे 5,000 का बेनिफिट है, तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ कितनी है? 5,000। मैंने कितने का रिकॉर्ड किया हुआ ऑलरेडी? मैंने कितने का रिकॉर्ड किया हुआ ऑलरेडी? 3,000 का। 500 का पहले डेबिट किया था, 2500 का फिर डेबिट किया था, 3,000 का डेबिट हुआ है। तो आज फॉरवर्ड एग्रीमेंट को 2,000 से मजीद डेबिट करूंगा, 2,000 फिर मुझे गेन हुआ। ये फिर गेन कहाँ जाएगा? ओसीआई। ठीक हो गया बच्चों? अब याद रहे फॉरवर्ड एग्रीमेंट मेरी बुक्स में कितने का लिखा था? 5,000 का। नहीं अतर, अतर, अतार रजा, ये 165 नहीं है, अभी आप सब्र करें। अच्छा, इस एंट्री से भी पहले ये वाली एंट्री, मशीन की एंट्री से पहले ये वाली एंट्री को समझे। क्या फॉरवर्ड एग्रीमेंट में मुझे आज फिर 2,000 का फायदा हुआ? ये बात समझ आती? 2,000 का फायदा होने से मेरे फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ क्या हो गई? 170। 5,000 होगी ना मेरे फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ। तो जिन्होंने 170 कहा था ना कैश क्रेडिट करें, वो भी ठीक है। जिन्होंने 165 कहा था वो भी ठीक है। कैसे? दोनों कैसे? जब ये मैच्योर करवा लूंगा, आज जब मैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट आज जब मैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट मैच्योर करवा लूंगा, 5,000 का मुझे फॉरवर्ड एग्रीमेंट में बेच दूंगा। बेच दूंगा मतलब डीलर से जाके इजाफी 5,000 डिफरेंस जो है वो ले लूंगा। तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। तो 170 से आप कैश क्रेडिट करेंगे, 5,000 से कैश क्रेडिट भी करेंगे। तो ये दोनों एंट्री जब इकट्ठी पास होंगी तो अल्टीमेटली कैश तो 165 से क्रेडिट हुआ। इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें, इन दोनों की कंपाउंड एंट्री में पास कर सकता था। कंपाउंड कैसे होती? मशीन डेबिट 170 से, कैश क्रेडिट 165 से, और 5,000 से फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्रेडिट। मैं डीलर को जाके कहता ये 5,000 का फॉरवर्ड एग्रीमेंट के बदले में मुझे अब 165,000 के $1,000 दो। तो मेरा कैश 165 यूज होगा, 5,000 का फॉरवर्ड एग्रीमेंट जाएगा। तो ये कंपाउंड भी ठीक है। अगर आप ये दो अलग अलग करें, ये भी एंट्रीज ठीक है। तो 170 वाले भी ठीक थे, 165 वाले भी ठीक थे। जो 170 पे क्रेडिट कर रहे थे ना कैश को, तो वो ये एज्यूम कर रहे होंगे कि इस 5 का कैश हमें आना भी है। और जो 165 पे कैश को क्रेडिट कर रहे थे वो इनफैक्ट कंपाउंड को सोच रहे थे कि फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वजह से मुझे 165 का मिलेगा। जी बच्चों, ये क्लियर है? ये दो एंट्रीज अलग अलग पास करें या कंपाउंड पास करें, दोनों में कोई खास फर्क नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि मशीन कितने की रिकॉर्ड होगी? 170। जी बच्चों, क्लियर? 170 की मशीन डेबिट होगी।
हाँ रेहान, उसकी बात करेंगे। ये जो कैश जो ओसीआई में गेन पड़ा हुआ है, उसका क्या करना है? तो सुने, रेहान शहनाज ने कहा कि कैश डेबिट वाली एंट्री रिपीट कर दें। जी हाफिज नुमान असरफ, आता हूँ मैं गेम की तरफ। शहनाज सुन लें, फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वजह से मुझे 5,000 का फायदा हो रहा है। 1,70,000 रुपए वाले डॉलर मुझे 1,65,000 में मिलने हैं। तो मेरी मर्जी में जाके 1,65,000 दूं और 1,70,000 के डॉलर ले लूं, या दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं डीलर को जाके कहूं बस 5,000 डिफरेंस जो है ना मुझे इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट के बदले में दे दे। क्योंकि आप बाउंड है, मैं डीलर को कह रहा हूं आप बाउंड है कि 165 वाला डॉलर, सॉरी 170 वाला डॉलर मुझे 165 का दे, तो 5,000 आप मुझे वैसे ही दे दें। तो हो सकता है फॉरवर्ड एग्रीमेंट वो मुझसे लेके फाड़ के इसके बदले में मुझे 5,000 रुपए दे दे। शहनाज, क्लियर होगी बात? जी बच्चों, शहनाज आपका मसला हल हो गया। अब सुने रेहान, आपका एक क्वेश्चन है कि ओसीआई में गेन पड़ा हुआ है। कितना गेन पड़ा हुआ है, जरा गौर करें। ओसीआई में एक गेन था 2,500 का, दोबारा गेन हुआ 2,000 का, 4,500 का गेन पड़ा हुआ है। अब इस गेन के दो ट्रीटमेंट है। अब इस गेन की दो ट्रीटमेंट है। या तो ओसीआई को डेबिट करके, टू ट्रीटमेंट ऑफ गेन इन ओसीआई, या तो है हम ओसीआई को डेबिट करके मशीन को क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों मशीन को क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि हमें डर तो यही था कि मशीन महंगी ना मिले। तो आज इस रिस्क की वजह से मशीन महंगी मिली। तो मशीन महंगी मिली, हम यही तो चाहते थे कि मशीन महंगी ना मिले, तो मशीन को क्रेडिट करते हैं ताकि मशीन ओवर वैल्यूड ना हो जाए। हम यही चाहते थे कि मशीन महंगी ना हो। डॉलर के महंगे वजह से मशीन महंगी हो गई ना, तो मशीन को हम इस तरह क्रेडिट करेंगे तो अल्टीमेटली अब मशीन कितने की हो जाएगी हमारी बुक्स में? 170,000 माइनस 4,500 इज 165,500। तो 1,65,500 की मशीन हमें पड़ेगी। एक ट्रीटमेंट तो ये है। और दूसरी ट्रीटमेंट है कि आप इस 4500 को ओसीआई में रहने दें। पड़ा रहे ओसीआई में एंड अमोर्टाइज करें एनुअली, हर साल थोड़ा थोड़ा, एज एसेट इज डेप्रिसिएट। देखिए, अगर आप पहले मेथड पे आते हैं तो डेप्रिसिएट, फॉर एग्जांपल 10 साल लाइफ है, तो डेप्रिसिएट कितनी चार्ज करेंगे? 1,65,500 को 10 पे डिवाइड करें तो 16,550 ये डेप्रिसिएट चार्ज करेंगे।
अगर आप कहते हैं कि नहीं जी 4500 ओसीए में पड़ा रहे, तो फिर मशीन कितने की रिकॉर्ड होगी? 1,70,000 की। और डेप्रिसिएशन हर साल कितनी रिकॉर्ड होगी? 17,000 की। लेकिन आप 4500 की इनकम को भी अमोर्टाइज करेंगे। 4500 की इनकम को जब 10 सालों में अमोर्टाइज करेंगे तो हर साल इनकम कितनी होगी? 450 की इनकम होगी, 17,000 का एक्सपेंस होगा, तो नेट करके देखें हर साल कितना जाएगा? 16,550। तो दोनों में अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस पे इम्पैक्ट सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो ट्रीटमेंट है गेन की। हमने गेन को ओसीआई में कॉरिडोर में रखा। हमने कहा जब तक एसेट खरीद नहीं लेते इसका फैसला नहीं करेंगे, और जब एसेट खरीद लिया तो दो में से एक काम कर सकते हैं, या तो इस गेन को एसेट की अमाउंट में से रिड्यूस कर दें, ठीक है, या दूसरा ही कि ओसीआई में पड़ा रहे, इसको हर साल थोड़ा 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 करके अमोर्टाइज करते रहे। ठीक हो गया बच्चों? ये दोनों ट्रीटमेंट क्लियर है। इस पूरी एग्जाम्पल के सोल्यूशन को स्क्रीनशॉट ले लें, कल इंशाल्लाह यहीं से बात करेंगे। बेशक हमारे पास अभी 10 मिनट पड़े हैं, लेकिन ये डिस्कशन इतनी ज्यादा है आज की कि मुझे लगता है कि ये डिस्कशन हजम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर हमने ज्यादा बात की। और तो इंशाल्लाह इस डिस्कशन को कल आगे बढ़ाएंगे। रेकमेंडेड कौन सा है? दोनों ठीक है रेहान, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। हाँ रेहान खान, ये 500 असल में हमने इनिशियली जो पे किया था ना, उसी की वजह से ये मशीन 1,65,500 की है, अदरवाइज तो एग्जैक्ट 1,65,000 की होती। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट की वजह से 1,65,500 की मशीन है। जी क्वेश्चन भी शो कर देता हूँ, पहले सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन शो करवा देता हूँ। आज एक बच्चे ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे वो शेयर तो किए पास पेपर के क्वेश्चन, उनमें से मैं टिक करवाऊंगा आपकी होम असाइनमेंट। कल मैं आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन टिक करवाऊंगा। रेहान 500 ऑलरेडी कॉस्ट का पार्ट बन चुका है, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। ले बच्चों, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सेम टाइम पे इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। जिशान अख्तर, अनफॉर्चुनेटली बच्चे की बात सुन लें बाकी भी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, मेरे पास कम से कम एमसीक्यूज नहीं है। आई थिंक कि आपको आईसीएम मैंने कुछ एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि ये कभी भी पेपर इस तरह से एमसीक्यूज पे नहीं आता था, और जो एमसीक्यूज थोड़े बहुत आते भी थे ना, तो वो वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर के अंदर एमसीक्यूज नजर नहीं आ रहे। तो हमारे पास ना क्वेश्चन में बात होगी इंशाल्लाह सेम टाइम पे। अल्लाह हाफिज।